नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ हम सब अच्छे होंगे। एंड कहते हैं क्वेश्चनसी से आप हर एक चीज़ को आसान कर सकते हो। मतलब चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगती है। अगर जब आप मार्केट में स्टार्टिंग में आए होगे तो एक नॉर्मली व्यक्ति जो कभी स्टॉक मार्केट का चार्ट ना देखा हो, तो अगर आप उसे दिखा दोगे तो आप बोलेगा कि ये क्या है। वो देख के ही समझेगा कि मैं इसे कैसे डिकोड करूंगा। बट आपने खुद नोटिस किया होगा कि आप जब 2-3 साल मार्केट में अभी हो गए होगे तो अभी लग रहा होगा यार, वो उस टाइम पे पुराने दिन याद करोगे तो लगेगा कि उस टाइम पे मुझे कैसे फील हो रहा था मार्केट का चार्ट देखकर। और जब मैं चार्ट देखना सीख गया था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब तो मैं सब कुछ कर लिया, मतलब मार्केट डिकोड कर लिया। मतलब डबल 2020, 21, 22 की अगर हम बात करें ना, तो उस समय प्राइस एक्शन बहुत चलता था। मतलब जिसे देखो वही डबल बॉटम के बारे में नॉलेज दे रहा था, डबल टॉप के बारे में नॉलेज दे रहा था, हेड एंड शोल्डर। लेकिन अगर आपने एक नोटिस किया होगा, अभी प्राइस एक्शन चार्ट का बहुत, पैटर्न्स का बहुत कम ही लोग नाम लेते हैं, यूज होता है। क्योंकि 2021-22 में ना लोग चार्ट सीख के भी पैसे कमा ले रहे थे तभी। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन हो गया ना कि पैटर्न्स आपके मात्र 20% या 15% सपोर्ट हेल्प करते हैं ट्रेड में। स्टॉक मार्केट में सबको ये लगता है कि मेरे पास नॉलेज पूरी हो गई है। मतलब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आपको बहुत पता है, लेकिन सच बताओ तो आपको कुछ भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आप एक जब सिलेबस पढ़ते हो तो आपको पता है कि ये 10 चैप्टर है और ये 10 चैप्टर पढ़ लिया तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि हाँ, मैंने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और मुझे अब सारी चीजें पता है। ठीक है? क्या स्टॉक मार्केट जो है, मींस ट्रेडिंग जो है, कि ये कोई भी आप इसका कोर्स नहीं कर रहे हो, चैप्टर नहीं कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको पढ़ना क्या है, मतलब कितना पता करना है। तो जब आपको पता ही नहीं, कि जैसे कहते हैं कि इंसान के जीवन में कभी सीखना खत्म ही नहीं होना चाहिए और खत्म होता भी नहीं, कुछ ना कुछ हर एज में अपने हिसाब से सीखता रहता है। तो इसी तरह ट्रेडिंग है, तो लर्निंग जो है वो कभी आपके लिए सफिशिएंट हो ही नहीं सकती। बस अब मैं सीख लिया हूं, मुझे जरूरत नहीं है, बस फंड के, ये आपको लगता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको पता क्या होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर मैं 2 साल, मैं टॉपिक पे भी आता हूं, बोर मत होइएगा, मेरा वादा है जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड। तो जब मैं 2 साल पहले था ना, तो मुझे लगता था यार मुझे तो बहुत कुछ पता है। ठीक है? आज 2 साल बाद वो पिछले 2 साल को जब मैं याद करता हूं तो फील होता है कि उस टाइम पे तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, जिस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मुझे सब पता है। अब आज इस जगह पे हूं, अभी भी मुझे फील हो रहा है कि मैं तो 90% मार्केट के बारे में सब जानता हूं। लेकिन आगे 2 साल बाद फिर मैं पीछे मुड़ के 2 साल पहले देखूंगा ना, तो मुझे लगेगा यार उस टाइम पे तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था। तो ये जो ऐसी चीज है ना, कि आपको पता रहेगा कि मुझे सब पता है, लेकिन एक्चुअल में आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। क्योंकि 2 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको पता होगा कि मुझे तो उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं था। तो ये चीजें ना, आप ये सोच के चलिए कि मार्केट में मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सिर्फ प्राइस सेक्शन चार्ट या देख के हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब मैं क्यों कह रहा हूं? डाटा रीड करना यानी डिकोड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन प्राइस सेक्शन, देन चार्ट, देन न्यूज। क्योंकि जिस स्टॉक में डाटा अच्छा होगा यानी उसमें न्यूज अच्छी है। आप न्यूज देख के स्टॉक देखो या हम ये देख ले डाटा किसका है, मतलब चाहे तो आप ये कान पकड़ो या वो कान पकड़ो, बात तो बराबर है। मतलब अगर मैं ये बोलूं, एक चीज बताओ, आज ये 200 प्लस स्टॉक है एफएनओ के, अब मुझे ये बताओ कि 200 में से स्टॉक सबसे अच्छा कौन चल रहा है। आप ये बता दो, आप उठा लोगे टॉप गेनर, टॉप लूजर। टॉप गेनर तो गैप अप में भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी। सबसे ज्यादा लोग अभी इंटरेस्टेड किसमें खरीदने के लिए? इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि कल्याण या कल्याण ज्वेलर्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई न्यूज होगी, कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट होगा, तभी तो पूरे 200 प्लस स्टॉक में सबसे अच्छा बायर और सेलर इसी में है। कैसे हम समझते हैं? जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, एक हम डाटा रीड करते हैं। ठीक है? देखो, ये होते हैं ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट। ठीक है? अब इसको हम थोड़े से समझते हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेलर कौन होते हैं, आप एक किसी नॉर्मल, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी तो माफ करिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, आप नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा वादा करता हूं अगर आप नए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। देखो, अगर आप किसी नॉर्मली व्यक्ति से पूछ लो सेलर कौन है, सेलर कौन होते हैं, सेलर की उनसे डिफिनेशन पूछ लो, तो फटाक से जवाब दे देगा कि भाई सेलर कौन होता है। सेलर ओआई, जो बेचता है वो सेलर है, जो सामान को बेच रहा है। लेकिन अगर आप पूछोगे उससे कि ओआई कौन है, तो शायद नहीं बता पाएगा कि ओआई कौन है। ठीक है? तो अगर सेलर को ही हम क्या बोलते हैं? ओआई। ठीक है? ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट, यानी मार्केट की भाषा में सेलर और स्टॉक मार्केट की भाषा में ओआई। तो जहां भी ओआई का यूज होता है वो सेलर है। जैसे ये ओआई और ये ओआई, तो ओआई दो तरफ है तो दो सेलर हैं, यानी ये कॉल लिखा है, ये पुट लिखा है। ठीक है? ये कॉल्स ओआई है और ये पुट्स ओआई, यानी कॉल सेलर और पुट सेलर। कैसे? देखो, सेलर दो टाइप के होते हैं। ओआई यानी जो ओपन इंटरेस्ट है, दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक होते हैं हमारे कौन से? कॉल सेलर यानी कॉल्स ओआई। कौन? कॉल्स ओआई। ठीक है? हम इसको ओआई, कॉल्स ओआई।
ओपन इंटरेस्ट हम कॉल्स ओवाई भी बोल सकते हैं, और एक होते हैं हमारे कौन, पुट्स सेलर, कौन, पुट सेलर, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं पुट्स ओवाई, यानी आप इसे ऐसे भी कर सकते हो ओ आई और ये, ठीक है, पुट्स ओवाई। चलिए अब ये कॉल सेलर और पुट सेलर, तो सेलर ही ओवाई है, यानी ये हमारे कॉल्स ओवाई और ये हमारे पुट्स ओवाई। अब इनका काम क्या देखो, अब इसे ही हम बोलते हैं कॉल सेलर और पुट सेलर, यानी पुट को हम P लिखते हैं, कॉल को हम C लिखते हैं, और इन दोनों को भाग देते हैं, यानी अनुपात निकालते हैं, रेशियो, तो हम इसको R बोलते हैं, PCR। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है यही PCR। अब PCR का काम क्या है देखो, अगर आप किसी भी संख्या को सेम संख्या से डिवाइड करते हो, यानी 10 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अगर आपको क्या करोगे, अगर आप जैसे 200 को 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब यहां पे पुट सेलर की संख्या अगर ज्यादा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या, अगर 1 से ऊपर आया तो पुट सेलर की संख्या ज्यादा, 1 से नीचे आया तो कॉल सेलर की संख्या ज्यादा। क्यों, कॉल सेलर का काम क्या होता है, कॉल सेलर का बस इतना काम होता है कि मार्केट ऊपर जाने से रोकने का काम, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करना, और पुट सेलर का काम होता है मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना, यानी सपोर्ट, यानी ये पुट सेलर, ठीक है। तो अगर 1 से ज्यादा पीसीआर आया तो क्या है, सपोर्ट मजबूत, यानी पुट सेलर की संख्या ज्यादा, यानी मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा, कॉल सेलर। तो जो आपको पीसीआर पढ़ाया जाता है कि पीसीआर 1 से ऊपर रहेगा तो ट्रेड लेना, कॉल साइड 1 से नीचे रहेगा तो नेगेटिव, क्या हमें सिर्फ ये देख के ट्रेड लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो यही बोलते हैं कि सपोर्ट मजबूत है कि रेजिस्टेंस, लेकिन सपोर्ट सिर्फ मजबूत होने से तो मार्केट ऊपर नहीं चला जाएगा ना, उसके लिए तो डिमांड भी तो चाहिए। अब सेम कॉल बायर भी, अब हमने तो ओआई तो देख लिया, अब आप एक व्यक्ति से पूछो कि भाई बायर कौन होते हैं, तो आप बोलेगा कि जो खरीदते हैं वो बायर हैं, जो किसी चीज को। लेकिन आप किसी व्यक्ति से पूछो वैल्यूम क्या है, तो वैल्यूम तो वो नहीं बोल पाएगा, उसे नहीं पता। मार्केट की भाषा में वैल्यूम कौन है, बायर है, यानी बायर, वैल्यूम, बायर नॉर्मली वर्ड है, ठीक है, जो हम रोज की कह सकते हैं, रोज यूज करते हैं, कॉमन वर्ड, एंड इसी को हम बोल देंगे क्या, वैल्यूम, ठीक है, वैल्यूम भी बोल सकते हैं, बायर ही वैल्यूम है, तो यानी जो ऑप्शन चेन पे ये वैल्यूम है ये बायर है। अब याद रखिएगा बायर वैल्यूम भी तो 2 टाइप के हैं, एक साइड कॉल साइड का भी वैल्यूम देखो लिखा है, पुट साइड का भी वैल्यूम लिखा है, तो इसको हम बायर भी 2 टाइप होते हैं, यानी कॉल्स वैल्यूम, कॉल बायर, और दूसरे हो गए हमारे कौन, पुट बायर, क्या, पुट बायर, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं कॉल बायर और पुट बायर। कॉल बायर काम क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाना, और पुट बायर का काम है मार्केट को नीचे ले जाना, और इसी को बोलते हैं हम सीपीआर, ठीक है। अब ये टॉपिक थोड़ा सा प्रीवियस पुराना हो गया, बेसिक हो गया, तो माफ करिएगा। अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब सीपीआर और पीसीआर 2 वर्ड निकल के आए, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं पीसीआर का वर्ड काम क्या है, तो आप बोलोगे पीसीआर का काम है मार्केट में सपोर्ट काम करना, सपोर्ट क्रिएट करना और रेजिस्टेंस क्रिएट करना, और अगर पीसीआर बढ़ रहा है यानी सपोर्ट मजबूत हो रहा है, और पीसीआर घट रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है ना। अब यहीं पे अगर हम सीपीआर के वर्ड यूज करूं मैं, अगर सीपीआर, तो आप समझिएगा सीपीआर का काम क्या है, मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराना और मार्केट को नीचे की ओर ट्रेवल कराना। अगर सीपीआर बढ़ रहा है तो मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए लोग इंटरेस्टेड है, और सीपीआर गिर रहा है तो मतलब मार्केट नीचे ले जाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अगर पीसीआर भी गिर रहा है यानी रेजिस्टेंस मजबूत, और सीपीआर भी गिर रहा है मतलब मार्केट नीचे ले जाने वाला, मतलब एक तरफा हुआ। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें, अब जैसे मैंने आपको एक ऑप्शन सीट्स दिया, पहले मैं ऑप्शन सीट्स और सेक्टर ओपन करता हूं, फिर मैं आपको कुछ और भी बताता हूं। तो सबसे पहले ऑप्शन सीट्स ओपन किए और सेक्टर एनालिसिस ओपन किया, ठीक है। अब देखो जो हमने सीपीआर पीसीआर पढ़ा, अब देखो ये 200+, अब देखो एक कैसे हम एक स्टॉक को फाइंड करते हैं। जैसे एक मैं कोई भी स्टॉक लगाता हूं, वोल्टास हो गया, ठीक है। अब अगर बोलो आप कि वोल्टस में कॉल्स वैल्यूम 1491 है और पुट्स वैल्यूम 647 है, यानी कॉल बायर 2 गुना है, 4800 कॉल सेलर हैं और 4235 पुट सेलर हैं। तो ये बताओ कि सपोर्ट, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूंगी तो आप ऐसा क्वेश्चन को, ये स्टॉक किधर मूवमेंट होना चाहिए। देखो इस स्टॉक में 1491 कॉल बायर है, 647 पुट्स बायर है, लेकिन डबल कॉल बायर है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम, यानी पीसीआर 1 का है, मतलब सपोर्ट भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो स्ट्रेंथ तो बुलिश है। लेकिन क्या इसमें बुलिश जा सकता है, हम अभी इसमें बुलिश ट्रेड ले ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वैल्यूम कभी घटता हुआ नहीं दिखता है। हम इस पर ट्रेड आंख बंद करके तब कर सकते थे जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो ग्रीन है ना, ये पूरा आउट ऑफ द मनी, पूरा 100% होता, लेकिन यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, मतलब यहां पे वैल्यूम पहले तो था लेकिन अब पैसेंजर उतर गए हैं, तो मतलब स्ट्रेंथ पहले तो थी लेकिन अब लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम अब ट्रेड नहीं कर सकते वोल्टास में। देखो क्या है, पहले तो इसमें थे लेकिन अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है,
तो हमने कैसे मार्केट का पूरा डिकोड किया, मतलब इस स्टॉक को डिकोड किया कि पहले तो इंटरेस्टेड थे लेकिन अब नहीं है, तो अब हम ट्रेड नहीं कर सकते। और हम सिर्फ वैल्यूम अगर देखें, जो लोग आपको बताते हैं कि वैल्यूम देखो और सपोर्ट देखो, तो वो तो देख के तो आप यहां पे ट्रैप हो जाओगे। तो इसीलिए हमें ट्रेड करने के लिए आपको ये सारे स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना जो सबसे अच्छा हो। अब ये आपके पास टास्क है कि मैं कैसे सब स्टॉक में से पिक करूंगा, या तो आप एक एक करके देखोगे। तो मैंने आपको जो सीट्स दिया है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आपको 200 प्लस स्टॉक का सारा डाटा आएगा। अब देखो ये हो गया पीसीआर, ये हो गया सीपीआर, ठीक है। अब पीसीआर सीपीआर काम क्या पता है, टू डे चेंज एंड चेंजेस। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं टू डे चेंज, और हमेशा मैं बोलता हूं सो द चेकर ऑफ परसेंटेज को आप परसेंटेज में लगाइए, जिससे आपको ज्यादा आसानी होगी। एंड वैल्यूम चेकर, ये चेंजेस डाटा हमें डिसाइड करता है कि मार्केट में बदलाव क्या हो, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज चेंजेस डाटा है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्टर पे। तो हम ये देख रहे हैं कि सेक्टर में हमें सबसे अच्छा कोई सेक्टर कुछ खास चला है तो एक एफएमसीजी है जो कि 0.99% चला है बस, और बाकी सारे सेक्टर निगेटिव हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। और इधर सबसे ज्यादा गिरा है केमिकल सेक्टर, ऑयल एंड गैस। तो मतलब ये अगर एक सेक्टर चला एफएमसीजी, बाकी सारे सेक्टर कोई खास नहीं चले हैं। तो हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, तो लास्ट तक बने रहिए। पहले जितना इजी मार्केट लग रहा है ना कि सारे सेक्टर, देखो एक तो मेरी आदत है कि मैं ज्यादातर 99% स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड लेता हूं, मतलब बुलिश ट्रेड ही लेता हूं। और अगर आप सेक्टर में देखोगे ना तो अधिकतर सेक्टर नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो एक स्टॉक हमें मिला है, अगर बात करें तो डाबर, क्योंकि इसमें जो पीसीआर 1.2 है और सीपीआर 1.69 है, तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ तो नहीं है। टू डे चेंजेस में 2.2 है और 53% बायर आ जाए, मतलब 50% से ऊपर बायर तो आज ऐड हुए हैं। तो मतलब पहले की माइंड नहीं है कि लोग कल के खरीद के बैठे तो आज प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो 50% बायर आ जाए, तो ये एक अच्छी बात है। और आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं, देखो सबसे ज्यादा कौन चला है, एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर में कौन आता है, अगर हम इसको टू डे चेंजेस में ऐसे करें तो सबसे अच्छे गोदरेज सीपी, हिंदुस्तान लीवर, डाबर भी आता है। अब ये हिंदुस्तान लीवर क्यों नहीं कर सकते, इसका सीपीआर चेंजेस नहीं, गोदरेज सीपी में क्यों नहीं कर सकते, इसका भी डाटा चेंजेस नहीं, यूनाइटेड डीसीपीआर पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बायर वॉल्यूम और पीसीआर दोनों घट रहे हैं। तो डाबर में अगर देखें वाई लाइनर पे, तो यहाँ पे पीसीआर हमेशा मैं बोलता हूं कि जब आप चेंजेस डाटा देखो तो आप 940 की बात के देखो, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छा से ब्लू लाइन इंक्रीज हो रहा है। एंड वॉल्यूम सीपीआर देखें तो कंटिन्यू बायर भी इसमें 940 पे लगाए तो बढ़ रहे हैं। अब देखना है ऑप्शन चैन पे डाबर। तो देखो एक चीज इसमें मुझे क्यों फायदा कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो है ना, एक बार मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन सीट्स में दिखा दूं। देखो इसमें जो ऑप्शन पीसीआर 1.2 का है, यानी सपोर्ट इतना ज्यादा मजबूत है कि मार्केट में लोग खरीदार नहीं भी हुए, बायर इंटरेस्टेड नहीं भी हुए, तो सपोर्ट टूटेगा नहीं। तो सपोर्ट टूटेगा नहीं तो मार्केट तो नीचे रिवर्स कर ही नहीं सकता। तो मतलब या तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, या तो कंसोलिडेशन करेगा। और डाबर में देखो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरे ग्रीन है, जैसे 4505 है और 2000, मतलब डबल बायर है। 2600 थोड़ा सा 8904 पुट बायर है और 7434 कॉल बायर, कॉल सेलर है। तो मतलब सपोर्ट कौन करता है, पुट सेलर, यानी पुट्स है, तो सपोर्ट तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो डाबर में सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, मतलब अगर बायर बाई चांस अगर ना खरीदे तो मार्केट नीचे नहीं जाने वाला। तो डाबर में ऑलरेडी मार्केट को हम वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो ऑलरेडी तो मार्केट मूवमेंट किया है, लेकिन हम कुछ कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप देखें तो एक हॉरिजॉन्टल जोन तो ये मिल रहा है, नीचे का हॉरिजॉन्टल जोन हम ये वाला ले सकते हैं। चलो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन अगर ले लेते हैं, सॉरी अगर हम ये हॉरिजॉन्टल जोन ले लेते हैं तो आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद हम ले सकते हैं ये वाली नेक लाइन, और नेक लाइन के बाहर हो गई है कैंडल्स क्लोज, अभी नहीं हुई, ये वाली बन जाती हो गई है। अब बात करते हैं, हमें चाहिए एक क्या, गैन कैलकुलेटर। गैन कैलकुलेटर में हम हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस डालेंगे, पहले मैं नेक लाइन हटा देता हूं जिससे कंफर्म हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल जोन डालेंगे 528, 528.66। तो यहाँ पे 528.66 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 529 पे जाएगा तो बाय करके 534 का टारगेट ले सकते हो। तो ये सही टाइम है 529, मतलब गैन कैलकुलेटर का कहना है कि देखो गैन का क्या कहना है कि 529 पे जाता है तो आप 534.49 का ले सकते हो। तो मतलब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से बाइंग हो चुकी, नेक लाइन प्राइस एक्शन के हिसाब से बाइंग हो चुकी, कैंडल्स क्लोज दे दिया है। तो हम इस पे ट्रेड लेते हैं, लास्ट तक बने। सो फाइनली डाबर में मैंने 450 क्वांटिटी बाई किया, और आपको लग रहा होगा 450 क्वांटिटी बहुत बड़ी, नहीं, ये 47,000 का फंड लगा रहा हूं। और
ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि इंटरडे ट्रेड करने के लिए 40 से 60, मैक्सिमम 60,000, मिनिमम 40,000, इतना करते हो तो आप एक इंटरडे में सबसे प्रॉफिट कर लोगे। इससे ज्यादा यूज भी नहीं करना, और 40,000 मिनिमम है। तो 47,000 का फंड लगाए, एंड सबसे पहले इसको हम 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएं। तो टारगेट की बात करें तो देखो, दो तरीके से टारगेट मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है, एक तो 1 डे टाइम फ्रेम और दूसरा गैंट कैलकुलेटर के हिसाब से। तो अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में देखें तो 531 और ये 533 पॉइंट, ये वाला टारगेट मिल रहा है। ठीक है, ये है हमारा प्राइस एक्शन से टारगेट। ठीक है, प्राइस एक्शन से टारगेट हमारा यही है कि 533, 4 और 450, 4 1500, 1600, तो ये 33 का है। ठीक है, ये टारगेट। और गैन के हिसाब से कि 34 पे जाएगा, तो हम गैन का नहीं रखते क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना मूवमेंट कर चुका है, तो हम यही टारगेट रखते हैं 33 का। तो यहाँ पे ये टारगेट है और इसको हम करते हैं वेट। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर। सो फाइनली 1:40 यानी करीब 1 घंटे के पास हमारे पास और समय है, और ये काउंसलेशन कर रहा है। सपोर्ट तो उसी तरीके से है, स्ट्रेंथ भी है। तो एक बार डाबर को देखें तो अगर आप देखोगे तो बायर तो अभी भी एग्रेसिव हैं, बाइंग बायर, ग्रीन लाइन देखोगे तो बायर अभी भी इंटरेस्टेड हैं, सेलर भी इंटरेस्टेड ही है। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि नीचे जाने वाला तो ये स्टॉक नहीं है। अभी 1 घंटे का समय है, नेकलाइन को फिर से नीचे आके फिर से ब्रेक किया है, तो थोड़ा और स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए ऊपर। थोड़ा वेट करते हैं, और उम्मीद तो है कि जाएगा। सो फाइनली 2:50 है, लास्ट है। तो इसने बहुत कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, 31 तक गया, और टारगेट तो हमारा 33 का था। और वाई लाइनर पे देखेंगे तो मार्केट में मोमेंटम अभी भी है, मतलब सेलर को देखो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी भी सेलर, इसमें डाबर में बढ़ ही रहे हैं, मतलब अच्छा सा बॉटम हो रहा है। बट गया क्यों नहीं है, बायर भी बढ़ ही रहे थे। अगर आप देखोगे तो डाबर में बायर भी इंक्रीज करे, मार्केट भले कंसोलिडेशन कर रहा है। कभी कभी होता है ना कि आज मार्केट नहीं जा पाता, जैसे आज ये स्टॉक नहीं जा पाया, बट कंटिन्यू सारा दिन डाटा अप रहा, तो मैं ये 99% श्योर हूं कि ये कल जो स्टॉक गैप अप ओपन हो जाएगा। अगर बाई चांस गैप अप नहीं हुआ या फ्लैट हुआ तो खुलते ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के ये ऊपर जाएगा। तो जो आज इसको मूवमेंट देना था वो आज मूवमेंट नहीं दे पाया, तो हो सकता है कल दे। तो बट इंटरडे में ट्रेड लिए तो कल के लिए तो हम रुक नहीं सकते, तो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। तो पहले पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ, फिर आपसे बात। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, और यहाँ पे 28.78 पैसे पे बिका। और याद होगा कि मार्केट में जो डाबर है 500 का एक स्टॉक है, और इसको ओपनिंग प्राइस 518 थी और हाई प्राइस 532। तो 12 पॉइंट 14 पॉइंट कह सकते हो कि आराम से मूवमेंट आया है इसमें, और एक इतना बड़ा स्टॉक में इतना मूवमेंट ठीक है। क्या ही कर सकते हो, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ आप बोलोगे कि जब ठीक है मार्केट ने तो 12 पॉइंट 14 पॉइंट का मूवमेंट किया है, लेकिन कंटिन्यूस बायर तो अभी भी देखो इंक्रीज ही कर रहे हैं। ग्रीन लाइन देखो, कंटिन्यू बायर बढ़ रहे हैं,
और कंटिन्यू सेलर बढ़ रहे हैं। यहां ऐसा हुआ है कि मार्केट क्रॉस करके ऊपर गया। जब भी आप सीपीआर पीसीआर देखते हो, अगर मार्केट के ऊपर चल रहा है तो उसके 99% चांसेस है को रिवर्स नहीं करेगा और ऊपर ही जाएगा, और इसमें तो वही चल रहा है। तो मार्केट मूवमेंट नहीं किया है, शॉक मूवमेंट नहीं किया, कंसोलिडेशन करता रहे, हो सकता है इस पे दबाव हो, इस रेजिस्टेंस पे ना ब्रेक कर पा रहा हो, बट मैं इतना श्योर हूं कि कल मूवमेंट कर जाएगा। तो आज नहीं दिया लेकिन कल मूवमेंट कर पाएगा। लेकिन इससे क्या फायदा हमें होगा? हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने पोजीशन अपनी कर दिया स्क्वायर ऑफ। और स्विंग के लिए तो फायदा है, लेकिन इंट्राडे के लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। 2:53 हो रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 3:10 तक रुक सकते हैं। बाकी धन्यवाद, कल देखते हैं, कल इससे अच्छा भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कल कोशिश करेंगे। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आप ट्रेड करने जाते हो तो आपके पास, जब आप ट्रेड लेते हो सपोर्ट पे, तो ये टारगेट होता है और ये आपका सपोर्ट जोन होता है, नीचे आपका एसएलआर जो भी रिस्क रखते हो। मैं इतना कह देता हूं कि आप ऐसा ट्रेड लो, या तो उस सपोर्ट पे रहे, कंसोलिडेशन करे, या तो टारगेट दे, दो में से एक ही चीज। आपने देखा होगा 99% मेरे साथ ऐसे होता है, या तो कंसोलिडेशन करता है या तो टारगेट देता है, क्योंकि मैं ऐसे स्ट्रेंथ वाले स्टॉक उठाता हूं, या तो उसमें बाइंग स्ट्रेंथ बहुत होगी या तो सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होगा। दो में से अगर एक चीज स्ट्रांग होती है ना बहुत ज्यादा, तो वो स्टॉक या तो कंसोलिडेशन करता है या तो टारगेट देता है। तो ऐसे में हमें जब पता रहता है कि यार इसमें तो रिस्क ही नहीं है, या तो कंसोलिडेशन करेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, या तो टारगेट देगा, तो जो हमें डर होता है कि यार कहीं रिवर्स ना कर जाए, वो डर तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो फिर एक आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। हमने 5 ट्रेड किए, 5 में से 3 टारगेट दिया, 2 कंसोलिडेशन करता रहेगा, या तो 3 कंसोलिडेशन करता रहता, 2 टारगेट दिया, तो ओवरऑल तो हमें प्रॉफिट में ही। ये होता है एक बहुत सेफेस्ट जोन, मतलब सेफेस्ट ट्रेड करना, बहुत सेफर साइड रहना अपने आपको। बाकी अब आप जब इतना बोलोगे फिर ठीक है, क्या 11 बजे से बैठना 3 बजे तक, कभी कभी कुछ ना मिलना, ऐसा ही है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, लेकिन आपका लॉस नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। मैं वादा करता हूं, आप अगर आप चीजें डाटा रीड करना सीख जाते हो तो आपके स्टॉक में से 10 में से 8 से 7 ट्रेड सही जाएंगे। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, आईपीओ फंडामेंटल, ए टू जेड सारी चीजें विद सर्टिफिकेट। तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सएप करके। धन्यवाद आप रहे, ठीक है, जो हम